हेलो, कैसे हो आप लोग? मैटर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सॉरी बोलना ये चाहूँगा कि मुझे लेट हो गया और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके बीच टाइम होते-होते आपकी अमानत आपको सौंप दूँ। लेकिन यहाँ मुझे ये कहना है कि मेरे द्वारा जो नरेशन किया जा रहा है, उसमें अभी तक प्रतिदिन का एडिटोरियल प्रतिदिन आपको नहीं पहुँच पा रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि मैं केवल एडिटोरियल पढ़ता ही नहीं हूँ, अपितु आपके लिए आप बेहतर कर सकें, इसके लिए उस पर एमसीक्यू और मेंस एग्जामिनेशन के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी निर्मित करता हूं। तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि आपको एक कंप्लीट नॉलेज दिया जाए जिससे आपका चतुर्दिक विकास हो सके। ऐसे लेक्चर दे देने से वो बात नहीं हो पाती है जैसा कि मेरा मानना है। तो देखो, आज का जो टॉपिक हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं ना, वो है क्या? तो आप कहोगे कि द हिंदू में आज अर्थात 2 मई को एक कॉलम है साइंस का, और उस कॉलम में ये जो पार्टिकल्स के बारे में लिखा गया है, क्वार्क नामक पार्टिकल्स, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसलिए मैंने साइंस के पूरे मैटर को लिए हैं और शेष जो चीजें छूटी हुई हैं कल हम उसे ले लेंगे। अगर हम आज उसे लेते तो निश्चय ही आपका वीडियो लेंदी बन जाता। इसलिए मैं उतना देना चाहता हूं जितना आपके लिए सुपाच्य हो जाए। क्लियर? तो देखो, ये जो टॉपिक है साइंस का है और हमारे समाज में, हमारी शिक्षा प्रणाली में जो व्यवस्था है वो दोहरी है। कुछ लोग विज्ञान से जुड़े होंगे, विज्ञान पढ़े होंगे, और कुछ लोग विज्ञान से अछूते होंगे। तो हमें करना क्या होगा? हमें ये करना होगा कि मैं आपकी भाषा में आऊं, सामान्य एग्जाम्पल से दे करके मैं आपको समझाऊं, तभी आप इस गूढ़ टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है? तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो कर दे रहा हूं और इसके बाद इस पर जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का सहारा लेकर के मैं आपको समझाता हूं। तो इसे आप पहले देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स होल्ड द की टू द फाइनल फेट ऑफ सम स्टार्स। मतलब कह रहा है कि क्वार्क क्या है? एक पार्टिकल है। ठीक है? पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क, पार्टिकल्स जो क्वार्क है वह कुछ तारों की भाग्य का निर्माता है, या आप कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व है। क्वार्क पर ही उनका अस्तित्व टिका है। क्लियर? तो इसके अंदर वो लिख क्या रहा है, लेखक लिख क्या रहा है? तो कह रहा है बी नो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई? कि ऑल मैटर इज ए कंपोज्ड ऑफ एटम्स। दुनिया के जो भी चीजें हैं, मैटर्स हैं, पदार्थ हैं, वो किससे बने हैं? एटम से बने हैं। तो कह रहा है कि एटम्स आर मेड अप। भाई पदार्थ अगर एटम से बना है तो एटम भी किसी चीज से बनेगा। ठीक है ना? तो कह रहा है कि एटम्स जो होता है वो 3 चीजों से बनता है। कैसे कैसे बनता है? तो कह रहा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स।
फिर कह रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो एटम है ना, इसके इनर साइड में, मतलब इसके न्यूक्लियस में क्या रहता है? दो चीजें रहती हैं। एक क्या है? तो आप कहोगे प्रोटॉन है, और दूसरा न्यूट्रॉन है। लेकिन जो आउटर साइड है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उसमें क्या रहता है? तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रहता है, बस ना। फिर कह रहा है कि लेकिन ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये कह रहा है कि ये किससे बने होते हैं? तो कह रहा है कि फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क। ये जो है, ये जो लिखा हुआ पार्टिकल, यह क्या बनाता है? तो कह रहा है कि यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाता है। ठीक है, फिर आगे समझा रहा है क्वार्क कांट, मतलब कैन नॉट, ठीक है, एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। मतलब आप कह सकते हैं इसका जो अस्तित्व है, किसका? क्वार्क का। क्वार्क कभी भी स्वतंत्र स्थिति में नहीं रहता, ये समझाने का मतलब है, उसका कहने का मतलब है। कह रहा है कि दे कैन ओनली बी फाउंड इन ए ग्रुप ऑफ 2 और 3। यह 2 या 3 के ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर कह रहा है कि सच क्लाइम्स ऑफ क्वार्क इज कॉल्ड हाइड्रॉन्स। कह रहा है कि सच क्लाइम्स ऑफ क्वार्क, ठीक है, क्वार्क के झुंड को या गुच्छे को क्या कह रहा है? हाइड्रॉन कह रहा है, सॉरी, हाइड्रॉन कह रहा है। ठीक है, और हाइड्रॉन का कह रहा है कि कॉमन एग्जाम्पल क्या है? तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, अब कह रहा है जो फिजिक्स का विशेषज्ञ है, ठीक है, मतलब फिजिक्स जो फिजिक्स का वैज्ञानिक है, ये क्या कहता है? ठीक है, ये क्या अध्ययन करना चाहता है, कैसे अध्ययन करना चाहता है? तो कह देंगे कि वो जो अध्ययन करना चाहता है, उसके अध्ययन का एक तरीका है। वो क्या तरीका है? कि वह जो हाइड्रॉन है, वो हाइड्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, इसी का अध्ययन करना चाहता है। और इसी का अध्ययन करके वह अपने निर्णय को लेता है। शायद आप समझ गए होंगे। लेकिन आगे की जो चीजें हैं कि व्हेन क्वार्क क्लैम्प, ठीक है, इसको आपको हम जब तक दूसरी भाषा में नहीं समझाएंगे, मतलब जन सामान्य की एग्जाम्पल देके नहीं समझा पाएंगे, तो वे लोग जो विज्ञान से जुड़े हुए नहीं है, मतलब जिनके कैरियर में साइंस नहीं है, उनके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? यहां से आपको कई क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, क्लियर। तो आइए हम लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। दूसरा रास्ता क्या होगा कि इस पर हमने क्वेश्चन बना रखा है। ये जो पूरा आपका कॉलम है, इस पर हमने क्वेश्चन बना रखा है। तो उस क्वेश्चन को लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे, तब वहां हम आपको एक चित्रात्मक रूप से इसे बताते भी रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो कॉलम था कि क्वार्क कुछ तारों का भाग्य बनाता है या अस्तित्व बनाता है, ठीक है, उस पूरे कॉलम का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। कह रहा है कि व्हाट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेड अप ऑफ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने हुए हैं? तो इसका आंसर आपको करना होगा क्या? तो आप बताओगे कि सर इसका आंसर है क्वार्क। ठीक है, ये लिखा है क्वार्क। ठीक, क्लियर हो गया?
अब क्वार्क्स के क्लम्प को क्या कहते हैं? तो वो कह रहा है कि उसी को हाइड्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपने समझ लिया, लेकिन आइए हम इस तरह से लाते हैं, तरीका अपनाते हैं कि जिससे आपके क्वेश्चन न छूटे और आपके अंदर एक समझ उत्पन्न हो जाए। तो आप देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि दुनिया कैसे बनी हुई है, तो ये कहा कि मैटर से बनी है। मैटर मतलब पदार्थ। और मैटर किससे बना है? तो आप कहोगे कि सर मैटर एटम से बनता है। ठीक है, एटम। अब कह रहा है कि मैटर को एटम ने बनाया और एटम को किसने बनाया? ठीक है, ये है ना। तो एटम को बनाया है क्वार्क ने। अब आइए जरा देखते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। देखिए, यह क्या है? आपको लग रहा होगा कि यह न्यूक्लियस लग रहा है। अब इसके चारों ओर ये जो आप घेरे देख रहे हैं, इसी को हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो, ये जो कक्षा का बाहरी है ना, बाहरी कक्षा, तो ये इसमें रहता है इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या है? चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक है, अब देखो, एनर्जी भी समझ लो आप कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या है, तो ये आप सीधी सीधी बात कह दो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। ठीक है, क्लियर हो गया कि इसका बहाव ये क्या है? इलेक्ट्रिक है। अब यहां देखो, यह इसका केंद्र है, एटम का नाभिक है, न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा। और क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। बस ना, यही चीजें हमने आपको समझाया था अब तक। तो अब यहां आपको समझ लेना होगा, ठीक है, कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और आप याद रखेंगे कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको किसने बनाया? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्वार्क ने बनाया। ये लिखा हुआ क्वार्क। क्लियर हो गया ना? और फिर आपको अगला पोर्शन हम देखते हैं कि अगला पोर्शन क्या है। तो अगले पोर्शन को अगर हम देखें तो अगला पोर्शन हमारे सामने है। दूसरा, व्हाट आर ग्रुप्स ऑफ क्वार्क कॉल्ड? अभी मैंने समझाया था आपको कि क्वार्क के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है हेड्रॉन। क्या आंसर है इसका? हेड्रॉन है, ये वाला आंसर है इसका। ठीक, क्लियर? तो यहां पर भी समझाने की जरूरत नहीं रह गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ स्टार? मतलब तारों की चमक का कारण क्या है? तारे चमकते क्यों हैं? ठीक है, क्लियर? तो यहां पर विकल्प दे रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हिंदी इसकी होगी गुरुत्वाकर्षण बल। फिर कह रहा है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। फिर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल दोनों में संतुलन। फिर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल दोनों में असंतुलन। मतलब what is the cause of the brightness of the stars? So one is a gravitational force, second is a nuclear force, and the third one is the balance of a gravitational force and a nuclear force, and the last one is a imbalance in both gravitational force and a nuclear. ठीक है ना?
ये चीजें। तो फिलहाल हम इसका आंसर आपके बीच में कर देते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल दोनों में संतुलन, ये वाला। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझना है कि ये वास्तव में है क्या चीज। तो देखो, आइए थोड़ा हम लोग घर की बातों में आए, बात को समझते हैं। देखिए, आप में से सभी ने या तो फुटबॉल खेला होगा और नहीं खेला है तो देखा तो होगा ही। तो देखो, जो फुटबॉल होता है वह है क्या, फुटबॉल बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि फुटबॉल एक बैलून है, एक गुब्बारा है, ठीक है। तो अगर हम इस पर एक बल लगाएं, ठीक है, तो ये जो हम अपने हाथों से इस पर बल लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बल हम लगा रहे हैं, तो इस फुटबॉल को डिसेप्ट करने के लिए जो हमने बल लगाया वह बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है। अब किस पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, तो आप कहोगे जिसका मास ज्यादा होगा, क्लियर। लेकिन अब प्रश्न आता है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, नाभिकीय बल क्या है। तो देखो, जब इसमें से हवा निकलने की कोशिश कर रही है, अंदर से जो हवा निकलने की कोशिश कर रही है, वह निकलने वाली हवा ही वह न्यूक्लियर फोर्स है, क्लियर। अब याद रखना कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों में असंतुलन हो जाएगा, जैसा कि ये वाला विकल्प लिख रहा है, असंतुलन स्थापित हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो बैलून है ये फट जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आप एक काम कर लो, इस फुटबॉल को अब आप तारा मान लो। तो जब ये फुटबॉल फट जाएगा तो अपने अस्तित्व को खो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, तारों का भी अस्तित्व होता है। तारे अपने अस्तित्व को, जिस दिन इनके अंदर ये दोनों फोर्स में इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, तारे अपने अस्तित्व को खो जाएंगे, ठीक। लेकिन अब यहां से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वह आते हैं, यहां से आएंगे, नाभिकीय बल से आएंगे। तो आइए जरा हम आपको बताएं कि नाभिकीय बल मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, ये हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखो, आप जो न्यूक्लियर फोर्स है हम यहां लिख देते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, ऐसी स्थितियों में हम पूरा नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम बस इतना लिख देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए आपको दो विज्ञान का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, फिर अंग्रेजी में लिख देते हैं। एक है विखंडन और दूसरा है संलयन, ठीक है। तो संलयन जो होता है, मिलना, ठीक है, साथ में लय स्थापित करना, मतलब आप कहोगे कि सर फ्यूजन। विखंडन, फिस करना, मतलब फिशन, फिशन, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये जो एटम बम में एनर्जी आती है वो फिशन है। अब ये मतलब क्या है, तो देखो, ये हमने लिया यूरेनियम, क्या ले लिया, यूरेनियम इतना ले लिया, यू ले लिया, ठीक है, 235 लिख देते हैं।
ठीक है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है ये। अब अगर हम इस यूरेनियम के नाभिक पर अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें, ठीक है, किसकी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं? न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे, तो इससे तीन चीजें निकलेंगी और एनर्जी निकलेगी। कौन तीन चीजें निकलेंगी? एक निकलेगा बेरियम, एक बेरियम निकलेगा और दूसरा निकलेगा क्रिप्टॉन। ठीक है, क्लियर? और आप याद रखना, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया गया है और न्यूट्रॉन भी इससे निकलेगा और अपार एनर्जी निकलेगी। क्लियर? तो आपने ये चीज समझ लिया। अब बात आता है कि हम आपको संलयन के बारे में बता दें कि संलयन क्या है। हाइड्रोजन बम और सूर्य या तारे में जो भी एनर्जी आ रही है वह एनर्जी किसके कारण है? आप कहोगे फ्यूजन के कारण है, संलयन के कारण है। ठीक है, तो आप उसे भी समझ लो कि वो क्या होता है, संलयन क्या होता है। देखो, बड़ी सीधी सी बात है कि देखो ये ड्यूटोरियम है, ड्यूटोरियम ये क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, और इसी के साथ एक और दूसरी चीज है और वह है ट्रिटेनियम, ट्रिटेनियम है। ठीक है ना? अब ये दोनों जो हैं नाभिक हैं, इन दोनों नाभिक को हम मिलाते हैं। ठीक है, फ्यूज कराते हैं, मिलाते हैं। तो जब हम मिलाएंगे तो एक एनर्जी निकलेगी। अभी आपने देखा कि हमने क्या किया था, फुटबॉल को, फुटबॉल में दबाव डाला था और दबाव डाल करके प्रेशर किया था, दबाने की कोशिश किया था, मिलाने की कोशिश किया था। ठीक है, तो जब ये हम मिलाते हैं किसको, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम के जब नाभिक मिलाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक चीज निकलती है और वो है हीलियम, और इसी के साथ यहां पर भी अपार एनर्जी निकलती है, न्यूट्रॉन भी निकलता है। क्लियर? तो आप ये चीजें समझ गए, ठीक है ना? तो तारों की चमक का कारण क्या है? तो आप कहोगे तारों की चमक के पीछे वह कौन सी क्रिया हुई? फ्यूजन हुआ। चमक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है ना? तो ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे का पोर्शन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? तो देखिए, कह रहा है कि विच फिजिसिस्ट इज क्रेडिटेड विथ नेमिंग क्वार्क। मतलब कौन सा भौतिक विज्ञान का विशेषज्ञ है जिसने क्वार्क नाम दिया है? क्लियर? तो आप याद रखेंगे कि इसका आंसर होगा सी, मतलब ये वाला पोर्शन। मरेगेल मैन इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई चीज समझाने की बात नहीं रही। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? कुछ आगे निकल गया शायद। जी, ये वाला पोर्शन आ रहा है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू क्वार्क्स हैव। मतलब क्वार्क की प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, क्वार्क जो होता है वह कलर को चेंज करता है। क्लियर? कलर इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे का पोर्शन देखते हैं क्या है।
अब ये चीज जानने के लिए पुनः आपको बताएं कि ये कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आइए जरा दिखा दें कि ये क्वेश्चन हम कहाँ से ला रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर दिया है द हिंदू में। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने जो लिया है वह 30 तारीख के का आंसर, जो सॉरी द हिंदू था, वहां से लिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसको हम लोग देखेंगे, बाद में देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द वॉर, मतलब ये मैटर कहाँ से लिया गया है। तो ये मैं आपको लिख देता हूं कि ये मैटर हमने कहाँ से लिया है। देखिए, ये जो मैटर हमने लिया वो है 30 अप्रैल का जो हिंदू आया, उस हिंदू का जो साइंस का कॉलम था, उससे ये मैटर लिया गया है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग द वॉर व्हाट सबस्टांसेस डिड यूएस फोर्सेस यूज टू कॉज लीव्स टू फॉल ऑफ प्लांट्स। देखो, ये जो प्रश्न आया ये कह क्या रहा है। ड्यूरिंग द वॉर, ये कौन सा वॉर है? यूएस वर्सेस वियतनाम का वॉर है। तो कह रहा है कि व्हाट सब्सटेंसेज, वो कौन सा पदार्थ है जिसको यूएस फोर्स ने, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सेना है, उसने वो किस पदार्थ का प्रयोग किया कि वहां के जंगलों की में जो प्लांट है उसकी पत्तियां गिर गईं। इसे मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, हिस्ट्री जोड़ देना चाहता हूं। देखिए, जो वियतनाम है, आप सुनते होंगे कि लोग, कहा जाता है कि वाटरलू सिद्ध हुआ वियतनाम, किसके लिए? अमेरिका के लिए। अमेरिका को छोड़ के भागना पड़ा वियतनाम से। उसका कारण क्या था कि वियतनाम में अमेरिका के लोग वियतनाम के भूगोल से ही परिचित नहीं थे, और जब वहां गए तो वियतनामी क्या था, अपने जंगलों में छिपे रहते थे। ठीक है, और आगे जाती हुई, पीछे आती हुई जो यूएस की फौज थी, उसमें वियतनाम के स्त्री और पुरुष जो है इन्हीं जंगलों में छिप करके, पेड़ों के बीच में छिप करके लगातार यूएस की फौज के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, तो यूएस ने क्या किया कि एक रसायन का प्रयोग किया, और उस रसायन का प्रयोग करके उसने क्या किया, वहां के पेड़ों की जो पत्तियां हैं उसको इन्होंने गिरा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो छिपने का स्थान था, वियतनामियों के छिपने का जो स्थान था, वो समाप्त हो गया। तो वही चीज ये पूछ रहा है कि वह कौन सा सब्सटेंस था। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप कर लेंगे, ये है इसका आंसर बी, एजेंट ऑरेंज। ठीक है, अब एजेंट ऑरेंज स्पेशली है क्या, तो आप कहेंगे डिफोलिएंट है ये। क्लियर, डिफोलिएंट है, इसका नाम क्या है? एजेंट ऑरेंज। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ये भी, ये मैंने अपनी तरफ से निर्मित कर दिया है, शायद ये 30 अप्रैल का जो द हिंदू है उसमें नहीं था। इसको मैंने उसी क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन अभी आपने पहला सॉल्व किया, उसी से हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। ठीक है, क्या कि द यूएस डेवलप्ड अ मिक्सचर ऑफ कोकोडिलेट एसिड एंड, फिर करा कि सोडियम कोकोडिलेट एंड वाटर टू डिस्ट्रॉय विच टाइप ऑफ प्लांट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस प्रकार के पौधे नाश करने के लिए कैकोडिलिक एसिड, सोडियम कैकोडिलेट और पानी के मिश्रण का विकास किया था या विकसित किया था? तो देखिए, वैसे तो आम आदमी क्या कह देगा
आम आदमी सीधी सी एक बात कह देगा, क्या कि जंगल। देखिए ये चीज गलत है, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो केमिकल्स हैं, कैकोडिलिक एसिड और सोडियम कैकोडिलीट, इसका इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यह पौधों के अंदर से पानी को सोख लेता है, ठीक है। और इसने सबसे ज्यादा अगर किसी पौधे को नुकसान किया तो वो है स्वाम्प क्षेत्रों में उगे हुए पौधों को। स्वाम्प मतलब क्या है? आप कहेंगे कीचड़ में उगे हुए, दलदल में उगे हुए पौधों को इसने क्या किया? बर्बाद कर दिया था, ठीक है ना। अब आप अगला पोर्शन देखिए। तो अगला पोर्शन अगर आप देखें तो इसमें कह रहा है कि नेम द इमेजिनरी लाइन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आज के द हिंदू में है। तो नेम द इमेजिनरी लाइन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर 100 kilometers up from sea level, beyond which the United Nations hold that any human activities would be astronautics, not aeronautics. This line was first defined by the Federation of, ठीक है, एरोनॉटिक इंटरनेशनल। इसका हिंदी में कह रहा है कि समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन का मानना है कि कोई भी कार्रवाई एस्ट्रोनॉट की नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब मानी जाएगी न कि एरोनॉट्स की। मतलब इसका सीधे सीधे से कहने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि समुद्र के तल से 100 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है, यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो वह किसकी नहीं मानी जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर वह एरोनॉट की नहीं मानी जाएगी, ठीक है। किसकी मानी जाएगी? एस्ट्रोनॉट की मानी जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो फिर वो कह रहा है कि इस रेखा को क्या नाम दिया गया है, किसने नाम दिया गया है? तो आप कहेंगे कि सर फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने यह नाम जो दिया वो यहां लिखा गया है, करमान लाइन, ठीक है। किस लाइन के नाम से जाना जाता है उसे? करमान लाइन, ठीक है। आप समझिए बात को। मतलब कि ये जो समुद्र की सतह है, इस समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर यदि कोई भी गतिविधि होती है, ठीक है, 100 किलोमीटर ऊपर को क्या कहा जाता है? करमान लाइन कहा जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है करमान लाइन, ठीक है, ये कहा जाता है। अब करमान लाइन को डिफाइन किसने किया या नाम किसने दिया? तो ये देखिए लिखा है फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने ये नाम दिया, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि 100 किलोमीटर या करमान लाइन के आसपास के क्षेत्रों में यदि कोई कार्रवाई होती है तो वहां पर जा सकता है या कार्रवाई कर सकता है। कौन कर सकता है? आप कहेंगे अंतरिक्ष यात्री कर सकता है, एस्ट्रोनॉट ही कर सकता है, ठीक है। जहाज उड़ाने वाला नहीं कर सकता, एरोनॉटिक नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, कि एट अ लिटिल ओवर 19 किलोमीटर अबव द ग्राउंड द प्रेशर ऑन द ह्यूमन बॉडी ड्रॉप्स अ वैल्यू दैट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। देखिए कह रहा है कि जमीन से 19 किलोमीटर ऊपर मानव शरीर पर दबाव इतना गिर जाता है,
जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जब वह आकाश में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो जमीन से जैसे वो 19 किलोमीटर ऊपर पहुंचते हैं, तो कह रहा है कि मानो शरीर पर दबाव इतना गिर जाता है कि शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उनके इर्द गिर्द में जो पानी होगा वो पानी वाष्प में बदल जाएगा, मतलब खौलने लगेगा। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा कि उनका जो लार है, पानी ये तो है लार, आंखों में जो आंसू हैं, ये सब क्या होंगे, ये सब वाष्प में बदलने लगेंगे। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, क्लियर? तो उनको एक स्पेशल सूट दिया जाता है, क्लियर ना? तो आप कह रहे हैं कि इस ऊंचाई को डिमार्केट करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? 19 किलोमीटर के ऊपर जाने वाली इस लाइन को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे कि सर ये लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसका नाम है 19 किलोमीटर के ऊपर की जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे आर्मस्ट्रांग लाइन कहा जाता। आर्मस्ट्रांग लाइन क्या हुआ? तो आप कहोगे कि सर ये आर्मस्ट्रांग लाइन का मतलब ये है कि 19 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे चलें तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास अभी भी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। कह रहा है कि अब जब अंतरिक्ष में हर महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष चिकित्सा अनुसंधान ने पाया कि अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग हड्डियों का वजन 1% कम हो जाता है। मतलब क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ देगा, ठीक है, कि अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो जब स्पेस में रहते हैं तो उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है। ठीक है ना, ये चीज आज के द हिंदू में है। तो आपको याद रखना होगा कि उनके शरीर पर इतना असर आता है कि उनका जो वेट है, वजन है, ठीक है, उसमें 1% की गिरावट आ जाती है। क्लियर? उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर? तो यही कारण है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जब वो अंतरिक्ष यात्री पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो उनको कौन सी विटामिन दी जाती है, विटामिन, जिसे आप विटामिन ना कह करके आप क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। तो कौन सी विटामिन दी जाती है? विटामिन डी दी जाती है। ठीक है, एक बात आपको और मैं बता दूं कि अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन रेज किया जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं जब वो इस पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप याद रखना कि उनका डीएनए भी बदल जाता है, उनकी हाइट भी बदल जाती है, उनका बीपी भी बदल जाता है, यहां तक कि उनको सिरैसिस, लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि उनके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं होता जो प्रभावित न होता हो। ठीक है, क्योंकि मानो इस ग्रह मतलब पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूल है, लेकिन जब वो पृथ्वी से बाहर दूसरे दुनिया में जाता है तो उसकी पूरी की पूरी शारीरिक संरचना में बदलाव आ जाता है। ठीक है, मैं सोचता हूं कि मैं अपने लक्ष्य में सफल रहा हूं और आपको बेहतर तरीके से समझाने में सफल रहूंगा। ठीक है, मेरी मेहनत आपके काम आए। ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे के लिए काम आ सके, इसी उम्मीद में। जय हिंद, नमस्ते।